Good morning students. Welcome once again in Eklavya International Online Classes. In the previous video lecture we have done atomic masses of the elements regarding to the hydrogen, regarding to the oxygen and regarding to the carbon 12 isotopes. ठीक है, जो अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लेंगे आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास. बेसिकली आइसोटॉप्स होते क्या हैं? आइसोटॉप्स एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफर होता है. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के अपन ने देखे ही थे कि स्टेबल कार्बन 12 को अपन एज अ स्टैंडर्ड कार्बन एलिमेंट यूज़ करते हैं. हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं H11, H1, इधर भी लगा सकते हैं आप, H12, H13. इसमें देखिए 111, ये क्या है? आपका जो ये नीचे लिखा हुआ जो डिजिट है दैट इज, इसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, और ऊपर जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट. तो सबस्क्रिप्ट में जब भी अपन किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर. मान लीजिए किसी एलिमेंट को आप ई से सिंबलाइज कर रहे हैं, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं उसको आपने ई से सिंबलाइज कर दिया. अब इसके नीचे Z लगाना है और इसके ऊपर लिखना है A. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ E, Z एंड A? E आपके लिए क्या है? एलिमेंट. Z है एटॉमिक नंबर और A है एटॉमिक मास. ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट का. जब भी किसी एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसके एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक मास के साथ, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है. बीच में लिखा जाता है उसका सिंबल, उसके नीचे यानी उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और उसकी सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास. जैसे कि इस वाले के अंदर अगर अपन देखें तो इसमें आपने किस तरह से लिखा H11. इसका मतलब क्या है कि H आपका एलिमेंट है, 1 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, और 1 ही इसका क्या है? एटॉमिक मास है. लेकिन सेकंड वाले में देखिए 1 एटॉमिक नंबर है लेकिन मास कितना हो गया? 2. 1 एटॉमिक नंबर है लेकिन मास कितना हो गया? 3. तो इन तीनों ही एटम्स के अंदर एटॉमिक नंबर तो सिमिलर है, मीन्स Z इज सिमिलर बट A इज डिफर. तो ऐसे एटम्स को किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर एक से ज़्यादा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आपको, रिप्रेजेंटेशन आपको शो मिल रहा है, शो हो जाता है, देन दीज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज आइसोटॉप्स. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8, 16 और ऑक्सीजन में 8, 18. इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ. ये दोनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं. ऐसे ही कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन में 6, 12, 6, 13 और कार्बन 6, 14. ये क्या है? इसके आइसोटॉप्स हैं. तो आज अपन बात करेंगे कि आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए, क्योंकि इनका तो सबका ही क्या होता है? डिफर एटॉमिक मास होता है. तो इनका एटॉमिक मास कैसे कंसीडर किया जाएगा? आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास होता है उसको कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास या फिर उसे कहा जाता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. क्या लिखा जाता है इसे? एवरेज एटॉमिक मास या फिर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास. देखिए क्यों कहा जा रहा है एवरेज एटॉमिक मास, क्यों बोल रहे हैं इसको? इसका रीज़न है आपका जो भी एलिमेंट है उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं
वो एटमॉस्फेयर में कितने पाए जा रहे हैं, पहली बात तो ये। फिर दूसरा, उनका मास जो है वो कितना डिफरेंस रखता है, उनका कितना रेशो है एटमॉस्फेयर में, उस रेशो का अपन क्या लेंगे, एवरेज लेंगे अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंटल रेशो, कि कितने एलिमेंट्स कितने रेशो में पाए जा रहे हैं, उन रेशो का एवरेज लेने पर आपको क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो कि आइसोटॉप्स में पाया जा रहा है उसका मास मिल जाएगा। देखिए किस तरह से निकालेंगे, मान लीजिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक, एग्जाम्पल अपन ने लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है Cl, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्लोरीन का जो सिंबल दिया गया था वो किसके बेस पे दिया गया था, उसके कलर के बेस पे दिया गया था। या फिर इसको क्या कह सकते हैं कि अगर बर्जीलियस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो बर्जीलियस ने प्रोमिनेंट लेटर यूज़ करने का जो थर्ड रूल दिया था उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सिंबलाइज कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर, उसके बाद इसका थर्ड लेटर, क्योंकि सेकेंड लेटर लैप्स हो जाता है और प्रोमिनेंट लेटर यूज़ किया जाता है इन सम एलिमेंट्स। तो क्लोरीन इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट सम एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे Cl से सिंबलाइज किया जाएगा। अब जो क्लोरीन होता है वो एटमॉस्फेयर में 2 आइसोटॉप फॉर्म में पाया जाता है। एक तो होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, ठीक है। देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मास दोनों का डिफर है। एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफर, तो क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। क्लोरीन का आपका आइसोटॉप जो फॉर्म थी 2, वो आपने यहाँ पे लिख ली। अब अपन लिखेंगे इसका एटमॉस्फेरिक रेशो, कि कितना रेशो में पाया जाता है। 3:1 में ये एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम अगर क्या है, क्लोरीन गैस है, तो 75 ग्राम क्लोरीन 35 होगा और 25 ग्राम कौन सा होगा, क्लोरीन 37 होगा। तो अब इसका जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालेंगे तो उसे किस में निकाला जाएगा, इनके रेशो के साथ निकाला जाएगा। यानी आप पहले फर्स्ट जो आपने कंसीडर किया है आइसोटॉप और ये सेकंड, तो फर्स्ट वाले के एटॉमिक मास को उसके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे आप। यानी मास ऑफ क्लोरीन 35 इंटू रेशियो ऑफ इट प्लस मास ऑफ क्लोरीन 37 इंटू रेशियो डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। देखिए किस तरह से निकालेंगे, मैं इसको लिख रही हूँ एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 35 मास था मल्टीप्लाई करा 3 से, क्योंकि रेशियो कितना है एटमॉस्फेरिक रेशियो 3, प्लस मास कितना है 37 मल्टीप्लाइड बाई रेशियो, रेशियो कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो 3 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, क्या आ जाएगा 105 प्लस 37
डिवाइडेड बाय 4, टोटल करिए 5 7 12 4 1, 142 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज एटॉमिक मास कितना निकलेगा? 4 3 जा 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, ठीक है, ये चलता जाएगा 5 5 5, तो 35.5 म्यू ये आ गया आपका 35.5, क्योंकि यहाँ देखिए 4 3 जा 12 2 20, 20 का 5 5, ये आएगा एक्यूरेट, यही आएगा 35.5 म्यू आ गया एक्यूरेट, आगे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, डन। तो आपको पता होगा कि आपके जो पीरियडिक टेबल है उसमें क्लोरीन में ना तो 35 लिखा जाता है ना ही 37, एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है और वो कितना आता है 35.5 म्यू, ठीक है, क्योंकि दोनों आइसोटॉप्स का एवरेज लेकर उस एटॉमिक मास को लिखा गया है। तो जब भी कोई एलिमेंट एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे डिफर होता है और आइसोटॉप फॉर्म में पाया जाता है तो उसका मास जब कंसिडर किया जाता है तो उस मास को किस फॉर्म में लिया जाता है? एवरेज एटॉमिक मास की फॉर्म में लिया जाता है। स्पेशल थिंग इज म्यू। व्हाट इज म्यू? म्यू यूनिट है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में जब प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये इतना छोटा होता है कि इसका मास लेना ग्राम और किलोग्राम में कंसिडर करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत छोटा है, नेक्ड आइज के थ्रू देखा नहीं जा सकता। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ यूनिट अपन यूज़ करेंगे और अपन ने यूज़ करी थी एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को जब एब्रीवेटेड किया जाता है, छोटे यूज़ किया जाता है छोटे वर्ड्स में, तो उसको लिखा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? यूनिट फॉर द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस को शो करने के लिए जो यूनिट काम में ले जाती है उसको कहा जाता है AMU। AMU की फुल फॉर्म क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट। यानी AMU आपका है क्या? एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। लेकिन अब AMU को भी और ज़्यादा छोटा कर दिया गया। किसने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC ने। और उसका भी एब्रीवेशन क्या यूज़ किया जाने लगा? म्यू। यानी यू के जैसा दिखाई देता है बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ म्यू, ठीक है। तो ये 35.5 म्यू। म्यू मीन्स यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट आप चाहे तो AMU भी यूज़ कर सकते हैं, बट AMU से ज़्यादा प्रेफरेबल अब म्यू है, क्योंकि म्यू इज़ द एडवांस्ड सिंबलाइजेशन फॉर द एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये हुआ आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटॉप्स। इसके बाद अपन चलते हैं कि फर्दर ऑन डाल्टन और जब ये IUPAC ने एटम्स के बारे में नॉलेज देना शुरू किया, या फिर इसके बारे में ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन जब डाली गई, तो एटम और मॉलिक्यूल में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी था ये कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। तो क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल और क्या होता है कंपाउंड? तो एटम क्या है? एक न्यूट्रल एलिमेंट है। क्या है? न्यूट्रल एलिमेंट है जो कई बार फ्री एज अ फ्री फॉर्म एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर पाता है और कई बार नहीं कर पाता। कब नहीं कर पाता? जब उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। तो कई बार वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कई बार इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और कई ऐसे एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो, या फिर फर्स्ट शेल कंप्लीट होता है तो वो क्या करता है? फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एटम एज अ न्यूट्रल दो तरीके से पाया जा सकता है एटमॉस्फेयर में। एक तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, वो भी कैसा होगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता और वो इजीली एग्जिस्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और आयन क्या है, एक चार्ज्ड स्पीसीज है, यानी इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। जब मॉलिक्यूल की अपन बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो एलिमेंट फॉर्म वाला और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला। एलिमेंट तो जैसे कि He है, Ne है, H2 है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे हैं, H2, N2, H2O, फर्दर ऑन CO2, बहुत सारे। आयंस में कैसे स्टेबल बनाते हैं अपने आप को, आयंस दूसरे आयन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या बना लेता है, आयनिक कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। और इनको हटा दीजिए, ये अपन एग्जाम्पल लिखते हैं H2O, CO2, CH4, ये मॉलिक्यूल्स बन गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल एक ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस के लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए। वो एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दोनों में काम आएगा। यानी मॉलिक्यूल एलिमेंट के लिए और कंपाउंड के लिए एक ऐसी छोटी यूनिट होती है जो कि इजीली इंडिपेंडेंट तरीके से किसी के बिना हेल्प किए हुए क्या कर पाती है, एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर पाती है, प्लस उस सब्सटेंस के, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, उस सब्सटेंस के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो शो कर पाती है। तो मॉलिक्यूल दोनों के लिए यूज़ होता है। मॉलिक्यूल ना कोई कंपाउंड है ना कोई एलिमेंट, वो दोनों हैं, ठीक है। जबकि कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल दोनों के लिए यूज़ होने वाली एक यूनिट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स किस तरह से फॉर्म करते हैं, एलिमेंट कैसे फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है और आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।